हेलो गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10 के साइंस का एग्जाम था। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे कि सर आप आंसर की जरूर बता दीजिए। आज हम उसका आंसर चेक करेंगे। पेपर बहुत मॉडरेट आया था। अगर हम लोगों ने अच्छे से उसको समय से किया है, डेफिनेटली हम उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लास में जो भी बच्चों को पढ़ाया गया था, जिस तरीके से पढ़ाया गया था, उसी हिसाब से आंसर आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो साइंस का जो पेपर आता है वो लेंथी कभी नहीं आता है, वो लॉजिकल आता है। तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहेगी तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पेपर का कैसा है। हाँ, ये हम लोग सेट डिस्कस करेंगे। सेट 2 31 कोड है इसका 31 4 और 2। देखते हैं इसमें। ये किसी बच्चे का पेपर है। हाँ, यहाँ पे पहला सवाल देखेंगे हम लोग। हाँ, पहला सवाल सिंपल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड किस में दिख रहा है बेटा आपको? सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लोरीन में क्या आता है आपका? सिंगल बॉन्ड आता है। अब नीचे आते हैं। नीचे देखें जरा यहाँ पे, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ द वाटर। हाँ, ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिससे हम क्या करते हैं, वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर देते हैं? तो पता आपको क्या बताया था मैंने क्लास में, जल्दी बता दीजिए आप आंसर। आंसर क्या रहेगा इसका बेटा? आंसर नंबर सी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन आएगा। जिसने लगाया उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब अगले में आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। इसमें कहा गया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपका एल्कली होता है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या होता है? एल्कली में क्या बताया था आपको क्लास में? थोड़ा सा सॉल्युबल होना चाहिए पानी में। देखते हैं ऑप्शन क्या आता है इसका। अगर हम ध्यान से देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होता है आपका पानी में। और जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। तो बी ऑप्शन इसमें टिक लगा लीजिए आप, बी ऑप्शन में। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? जल्दी बताइए, क्लास में क्या बताया था आपको? ऑक्जेलिक एसिड। तो इसमें क्या आएगा आपका? ऑक्जेलिक एसिड आएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड को हमें टिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल करते हैं यहाँ पे। अगला सवाल क्या है? मैग्नीशियम रिबन व्हाइट फ्लेम व्हाइट एस। ठीक है, और ये रिएक्शन ही बतानी है किस तरह की होती है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आपका किस में निकलता है? क्या बताया था आपको क्लास में? जल्दी बताइए। मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लिखनी है विद द लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट, ये क्वेश्चंस आपको मैंने कई बार लिखवाया है क्लास में कि लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शंस है और पोटेशियम आयोडाइड की, ये बहुत आती है। जिसमें जो इसकी जब हम रिएक्शंस बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। इसकी रिएक्शंस बैलेंस हो जाती है इस तरीके से कि इसमें शुरुआत में क्या आता है आपका? 2 आता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं इसमें? 2 आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल। अगला सवाल आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द गैस इवॉल्व इज। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका इवॉल्व हो रहा है, कौन सी गैस निकलेगी? जल्दी बताइए इसका आंसर। क्या लिखा है आपने? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में साथ में क्या आएगा? लाइम वाटर। क्या होगा इसका? मिल्की हो जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ आखिरी जो सवाल है हमारा, वो कौन सा है? ये आपका बायोलॉजी का सवाल है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बायोलॉजी के सवाल को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगला इसका ऑप्शन आपको, ये क्रोमोसोम्स, ये तो सारा बायोलॉजी का है। ठीक है, हाँ, इसमें आते हैं हम लोग फिजिक्स वाले में थोड़ा सा। अल्फा पार्टिकल्स एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या करना था इसमें?
लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना था, और लेफ्ट हैंड रूल अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो करंट कहाँ जाएगा, आपका करंट नीचे जाएगा, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी। तो इसका आंसर कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है, बट वहां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कैसे दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वाला दे रखा है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, आपके माइनस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अल्फा पार्टिकल दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली स्लाइड्स में आते हैं। हाँ, रेसिस्टेंस इफ, ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, रेसिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा कर दिया है, और तो रेसिस्टेंस क्या बन जाएगा, हमें पता है हीट क्या होता है आपका, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो अगर रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो इसमें हीट क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, रेसिस्टेंस इसका हाफ कर दिया गया है बेटा। अब ये बताइए, अगर रेसिस्टेंस इसका हाफ कर दिया जाएगा, H इज इनवर्सली टू R, रेसिस्टेंस हाफ कर दिया जाएगा, इट मींस उसकी हीट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों, जल्दी बताइए। इसका आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं। हाँ, अगला सवाल 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से आपको सिखाया था, डायग्राम बहुत बार बनवाया गया है आपसे कि सर्कुलर लूप जो होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम, लाइन नॉर्थ की तरफ जानी चाहिए, ध्यान से देखिए, ऊपर से सर्कुलर लूप भी आनी चाहिए। तो केवल एक ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, वो कौन सा है आपका, सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है आपका बेटा, उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ जा रही हैं, और वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो बहुत ही आसान सवाल आया था आपके एग्जाम में, क्लास में जो भी आपको करवाया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, बाहर देखो 16। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर में, ये भी बढ़िया सवाल था। इसमें आप लोग क्या करना था आपको, 2 LED बल्ब्स ऑफ 10 वॉट एंड 5 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था आपका, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। LED बल्ब्स, इसका आंसर बड़े ध्यान से आपको लगाना था। हाँ, कैसे करेंगे इसका आंसर फटाफट। 2 LED बल्ब्स, 5 वॉट एंड 10 वॉट, ठीक है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या सेम रहता है बच्चों, जल्दी बताओ। सीरीज में क्या बताया था, करंट सेम रहता है। अच्छा, अगर आपका सीरीज में करंट सेम रहता है तो जो करंट 10 वॉट के बल्ब में जाएगा, क्या वही करंट 5 वॉट के बल्ब में जाएगा, बिल्कुल जाएगा बेटा, क्योंकि सीरीज में आपका क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा। असर्शन रीजन, बहुत मैंने आपको बोले थे, रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है असर्शन रीजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, असर्शन रीजन करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें देखिए, आपका ये जो स्टेटमेंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करता है परपेंडिकुलर में, बिल्कुल करता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और रीजन क्या हो जाएगा इसका, ये भी आपका रीजन ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये तो बायोलॉजी के सवाल है, हम यहाँ देखते हैं। बहुत सारी जब क्विक लाइन की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक के लिए जो पहला स्टेटमेंट है वो बेटा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अगले सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, क्विक लाइन। क्विक लाइन जब भी रिएक्शन करता है तो बहुत सारी उसमें क्या करती है, एनर्जी निकलती है। जब वो एनर्जी निकलेगी तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ये क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ओके, बड़े ही आसान सवाल आए हैं, बस आपको थोड़ा समझने की देरी थी। हाँ, अच्छा, ये क्लास में करवाया गया, बिल्कुल करवाया गया है। हाँ, ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी जो रेज आ रही हैं, यहाँ पे रेज क्या हो रही हैं, ऐसे कन्वर्ज हो जा रही हैं बिफोर रेटिना। रेटिना से पहले क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। क्या बताया था आपको, कौन सा डिफेक्ट होगा इसमें बेटा, ये आपका कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। ओके, मायोपिया डिफेक्ट जब भी होता है तो उसके 2 कारण होते हैं। क्या कारण होता है,
सबसे पहला चांस में क्या होता है, आई लेंस का आई बॉल्स का क्या हो जाता है, यहाँ पे एलोंगेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, आई बॉल का यहाँ पे एलोंगेशन हो जाता है, और जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एलोंगेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे आई बॉल्स का एलोंगेशन हो जाता है। अब अगला हमको क्या करना है, कौन सा लेंस लगाएं कि ये डिफेक्ट आपका सही हो जाए। बहुत आसान सवाल है, कौन सा लेंस लगाएंगे जल्दी बता दीजिए। कॉनकेव लेंस से क्या आंसर आ जाएगा, क्या मायोपिया है, बिल्कुल है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका कॉनकेव लेंस आ जाएगा। बड़ा ही प्यारा सवाल आया था, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे सवाल जरूर आते हैं कभी भी एग्जाम होता है साइंस का, तो ये क्लास में आपको करवाया गया था। जो भी सवाल आपको करवाए गए हैं क्लास में भाई उसी तरह का सवाल पूछा गया है। ठीक है, आपने अगर अच्छे से क्लास में पढ़ा है और नोट्स वगैरह लिखे हैं, वैसे हमारे बच्चों ने पेपर अच्छा किया है सभी लोगों ने, जिस तरीके से उन्होंने आंसर बताए हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा सवाल था, कलर ऑफ स्काई। ओके, यहाँ पे जो कलर है स्काई का वो कैसा आपको ब्लू दिख रहा है, लेकिन एक तरफ आपको कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। सिंपल रीजन है यहाँ पे, नो स्कैटरिंग, यहाँ पे क्या होगी आपकी लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी वहां पे तो वो कैसा दिखेगा आपको, सिंपल वो ब्लैक दिखने वाला है। ये भी आपका मैंने क्लास में करवाया था सवाल। मैंने जो भी सवाल करवाए हैं उसी तरीके से सवाल आए हुए हैं और बच्चों ने अच्छा किया है पेपर। अब देखिए अगला सवाल, ये तो बायोलॉजी का है, 26 में आते हैं। क्या पूछा गया, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करनी है किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, CuCl2। अच्छा, किस तरह का कलर निकलता है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर निकलता है, और इसकी रिएक्शन आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करना बहुत आसान है। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए किसको पहले बैलेंस करना है किसको बाद में बैलेंस करना है। अच्छा, ये देखिए बढ़िया प्यारा सवाल था, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। सबसे पहले कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, किससे बनाया जाता है कास्टिक सोडा। और अब कास्टिक सोडा में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किससे बनाया जाता है कास्टिक सोडा, NaOH। NaOH किससे बनता है, आपका NaCl से बनता है, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ब्राइन, ये वर्ड तो बच्चों को मैंने रटवाया हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन। तो इससे क्या बनेगा आपका NaOH बनेगा। अच्छा, गैस कौन सी निकलेगी यहाँ पे, जेड में क्या निकलेगी आपकी क्लोरीन गैस निकलती है। जेड में क्या निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी। कैथोड में हमेशा क्या निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन गैस निकल रही है, एक में हाइड्रोजन निकल रहा है। ओके, और कास्टिक सोडा बनता किससे है, NaCl सॉल्यूशन से बनता है। लेकिन ये पूछ रहे हैं अगर इसको हम लोग स्लैक लाइम के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्शंस करवा देते हैं स्लैक लाइम के साथ, तो क्या आएगा, स्लैक लाइम के साथ क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है। तो ये बड़ा ही प्यारा सवाल आया था ब्राइन सॉल्यूशंस पर, बार बार मैंने आपको बोला था बेटा क्लास में, अब ब्राइन सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। देखिए उसका सवाल आया है आपका। अगला सवाल वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, AC वर्सेस DC, अल्टरनेटिव करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लिखना था, AC क्यों यूज कंसीडर टू बी एडवांटेजियस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे अगर मेन रीजन पावर लॉस अगर आप लिख देते हैं, पावर लॉस कम होता है, पावर लॉस, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, पावर लॉस इसका कम होता है। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया था बच्चों, हाउस होल्ड में कौन सा यूज करते हैं, तो बस हाउस होल्ड में क्या यूज करेंगे आपका AC यूज करेंगे। ड्राई सेल्स में बेटा क्या यूज करना है आपको, ड्राई सेल्स में आप यूज करेंगे DC। तो हाउस होल्ड में क्या यूज होता है बच्चों, आपका AC यूज होता है। ड्राई सेल्स में क्या यूज होता है, DC यूज होगा आपका। ओके, फ्यूज सिंपल है, फ्यूज का लॉजिक, फ्यूज क्या हो जाता है आपका, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेल्ट होने की वजह से वो क्या हो जाता है, सर्किट को, हमारे जो घर के सर्किट्स होते हैं उनको वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। फ्यूज, फ्यूज का सवाल देखिए आपको करवाया गया था, बहुत ही आसान पेपर आया है, आप इसमें कम से कम 60+ मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ओके, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, ये देखिए सॉलिनॉइड का क्वेश्चन आपको मैंने बार बार बोला था, इसका डायग्राम बन के आता है, कभी कभी बनाना पड़ता है, इस बार बन के आया है। ठीक है, तो ये बताइए ए पे क्या होगी इसकी फील्ड, ए पे बताना है कहाँ पे मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम। तो ए पे बेटा क्या होगी इसकी मैक्सिमम होगी,
ओके, ए पे मैक्सिमम, बी पे आपकी मिनिमम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। सी पे आप जानते ही हैं, ओके, सी पे यहाँ पे बीच में होगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए पे क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी, बी पे क्या होगी, मिनिमम होगी। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें ये बता रहा था कि दोनों में वर्चुअल इमेज बनती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डायग्राम आसानी से आप बना सकते थे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, यहाँ जो वर्चुअल बनती है आपकी कॉनकेव में, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। जैसे यहाँ जो वर्चुअल बनेगी, ये आपकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे, वो कैसी होगी, वो सारे केस में कैसी होगी आपकी, डिमिनिश्ड। हाँ, एक में क्या होती है आपकी वर्चुअल और डिमिनिश्ड होती है सारे केसेस में, तो वर्चुअल डिमिनिश्ड होगी इसमें सारे केसेस में, और एक में क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है आपकी सिंगल केस में। अब वर्चुअल इमेज सिंगल किस में होती है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़ रखा है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपका एक ही केस है, ओनली वन केस, आपका एक ही केस है उसमें जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। लेकिन जो आपका ये लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उसमें वर्चुअल और डिमिनिश्ड जो होती है वो कई जगह बन सकती हैं, तो ये डिफरेंस आपको लिखना था। नाउ इसमें देखिए पावर कैसी दे रखी है, अगले क्वेश्चन में प्लस दे रखी है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका लेंस, जल्दी बताइए। हाँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इसकी फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं। पावर आपको किस में दे रखी है, डायोप्टर में दे रखी है, तो फोकल लेंथ किस में आने वाली है आपकी बच्चों, फोकल लेंथ आएगी मीटर में, यानी 0.5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर बेटा कितना आ जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। इस बात को आपको पता होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल डेफिनेशन, डाइवर्जिंग लेंस जो है, कौन सा लेंस हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस। इसमें आपको बताना है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, बड़ी आसानी से डायग्राम बनाइए इसका और बता दीजिए कि कहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता है, कहाँ पे आपका फोकल लेंथ होती है। तो ये भी बड़ा ही आसान सवाल आया था आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका अगला सवाल है, वाटर एसिडिफाइड टू बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थोड़ा सा क्यों आप लोग एसिडिफाइड वाटर मिलाते हैं, जिससे कि उसमें क्या आ जाए, आपके फ्री आयंस आ जाएं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए उसमें क्या जाना चाहिए, आपका थोड़ा सा फ्री आयंस अगर आ जाता है वाटर में तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा आपका। और अगला सवाल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की रिएक्शंस बड़ी आसान थी, आपको केवल लिखनी थी, है ना। अब मस्ट नेक्स्ट सवाल है बेटा आपका, नाइट्रिक एसिड और वाटर। हाँ, नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिलाना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को पानी जो है, कभी भी आप पानी में आप डाल दीजिए एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका आप उल्टा मत कर दीजिए। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड को पानी में डालें कि पानी को एसिड में डालें, तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है इसमें। ये बढ़िया क्वेश्चन आया था। अब अगला देखते हैं। हाँ, अगला सम ड्रॉप्स आयोनाइज्ड, आयोनाइज वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो सिंपल है। ठीक है, आयोनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड आपको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगी, ये आपको मैंने क्लास में करवाया था रिएक्शन। ठीक है, ये बड़ा ही प्यारा सवाल आया है। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हाउ इज रेटेड, तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसका सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं। ठीक है, मिस्टर ओम्स, बड़े ही ओम्स लॉ जो था वो आपको ध्यान रखना है, ओम्स लॉ से हो जाएगा। हाँ, हम जनरली ये पढ़ते हैं ग्राफ, हमें लेकिन ग्राफ ये वाला भी तो पता रहता है। हाँ, अगर ये ग्राफ इसमें ज्यादा होता इस वाली कंडीशन में, तो ध्यान से रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या चेक करनी पड़ती है, स्लोप चेक करनी पड़ती है। ये वाला जो रेजिस्टेंस आएगा इसमें, इसमें रेजिस्टेंस होगा आपका किसका, सीरीज का, ये होगा आपका पैरेलल का। बच्चों गलती कर देते हैं, ये वाला बच्चों को याद रहता है लेकिन एग्जाम में ये वाला आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका थोड़ा सा विशेष का ध्यान रखिए। ठीक है,
ये वाला ग्राफ और इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है दोनों ग्राफ्स में। अब अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, अगले में क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव रीजन। ये करवाया गया है आपको, ये C4 कैटायन एनसीईआरटी क्वेश्चन, डिट्टो एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस आए हैं वाले, ये आपसे बन गए होंगे। इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चर C2H5 का आप लोग बना सकते हैं। हेटेरो एटम्स निकालने हैं यहाँ पे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सोप्स, सोप्स बड़ा ही आसान सवाल था आपका, सोप्स के बारे में लिखिए। डिटर्जेंट्स क्यों होते हैं बेटर, सोप से, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से दे रखा है उन्होंने डायरेक्ट। अब हम लोग आगे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया था। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी थी आपको, आपको बताना था कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड की कितनी होगी अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.42, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू C अपॉन वेलोसिटी ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 था, ये कितना था आपका C आपका दे रखा था 3 इंटू 10 की पावर 8। आपको निकालना क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सिंपल फॉर्मूला है, आपको केवल इसको सॉल्व करना था, आपका इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको बताना था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे लगाना था कि किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ओके, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लगाना है आपको, तो देखिए सबसे ज्यादा तो होगा वो किसका होगा, CS2, उसके बाद किसका होगा, गिलास का होगा, गिलास के बाद किसका होगा, आपका वाटर का होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, ग्लास और वाटर का आपको ध्यान रखना था इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, बड़ा ही पेपर आसान आया है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से किया गया है इसको। एक एक चीज एनसीईआरटी से काफी एक एक लाइन इसकी मैच कर रही हैं, जो क्लास में आपको मैंने बोला था एनसीईआरटी की आपको लाइन जो है बेटा वो लाइन टू लाइन जाना है, तो वो लाइन टू लाइन बड़ी ही काम आ रही हैं आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट पूछी गई है, कौन सा डेंसर होगा। ओके, वैल्यू किसकी कम है, इसकी वैल्यू कम है बेटा, तो डेंसर कौन ज्यादा होगा, गिलास ज्यादा डेंसर होगा। क्या होगा बेटा, गिलास आपका डेंसर हो जाएगा। कोई भी लाइट अगर नॉर्मल से पास हो जाती है तो वैसे ही निकलती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सीधे निकल जाती है। नाउ हमें क्या निकालना है, वैक्यूम की स्पीड निकालनी है गिलास में। सिंपल फॉर्मूला, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी अपॉन वेलोसिटी ऑफ गिलास। सब कुछ आपको दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको गिलास का, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, बड़े तेजी से आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हाउ मच, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आ जाएगा आपका, ये आपका हो गया। अब इसमें अगले में आते हैं बेटा। हाँ, वाटर, ऐसे आपका वाटर में निकल आएगी, क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो क्या फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का फॉर्मूला आपको चाहिए। हाँ, कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का फॉर्मूला, देखिए अगर हमें जो फॉर्मूला पता है वाटर का इक्वल टू C अपॉन VW, हमें वेलोसिटी चाहिए किसकी, वाटर की वेलोसिटी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 दे रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 दे रखा है आपको। ओके, नाउ वाटर की वेलोसिटी निकल आएगी क्या, बिल्कुल निकल जानी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो ये भी बड़ा क्लास में न्यूमेरिकल्स आपको करवाया गया है, इस पर बेस्ड बहुत बार बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट पर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत आसान सवाल था, एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड लाइन टू लाइन डायग्राम मैंने आपको सिखाया है, ये आपसे बन जाना चाहिए। आयनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी बेटा कंडक्ट करना है तो क्या होना चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए आपको, तो आपके क्या होने चाहिए, आपके फ्री आयंस होंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बहुत डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से आए, टेबल एनसीईआरटी से उन्होंने लिया गया है, एनसीईआरटी लाइन से।
इसलिए मैंने आपको बोला था कई बार कि जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो सारे, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा पेपर था, काफी अच्छा पेपर रहा है बच्चों का, सभी ने मेरे को अच्छा बताया है पेपर। जिस हिसाब से पढ़ाई गई थी, जिस हिसाब से तैयारी बच्चों की करवाई गई थी, बहुत सारे टेस्ट भी लिए गए हैं, उनकी गलतियां भी सुधारी गई हैं, तो बच्चों ने पेपर काफी अच्छा किया है। और ये इसी तरह का पेपर आप अगर अच्छा करेंगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी। और अगर आप आपको इसमें शिवा कोचिंग क्लासेस में रेगुलर जो भी पेपर्स चल रहे हैं उसके क्या आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। आज क्लास 10th का साइंस का पेपर था, तो मैंने उसका आपको सॉल्यूशन और थोड़ा बहुत हिंट आपको दे दी है जो मेरे को देनी थी। और इसमें आपके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच चलेंगे प्रॉपर तरीके से शिवा कोचिंग क्लासेस के ऐप पर, तो आपको बने रहना है। हम लोग अब अगला पेपर को ट्राई करते हैं। अगला पेपर जो है वो क्लास फिजिक्स का पेपर है, क्लास 12th का, 6 मार्च को शायद। ठीक है, तो हम उस टाइम आपसे मिलेंगे दोबारा। आप पेपर को अच्छे से करके आइए और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको कोचिंग का ऐप जो है शिवा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप दोबारा मेरे से मिलेंगे, और फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गुड इवनिंग एंड गुड लक फॉर टुडे।